तो ऐसे में गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का चूना लग जाता है, क्योंकि एक पानी का जहाज। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया था ना। अब देखो यहाँ पे अगला टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन आवर डेली लाइफ, यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव, यानी हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ये कहाँ होती है। ठीक है, तो देखो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बस दो चीजें तुम्हारे कोर्स में, पहला है कोरोजन, दूसरा है रेंसिडिटी। कोरोजन को हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। ठीक है, देखो कोरोजन क्या है, मैं एक चीज बताता हूँ कोरोजन क्या है, बस ये समझ लो। लोहा देखा तुमने, कभी कभार लोहे पे जंग लग जाता है। ठीक है, तो लोहे पे लग गया जंग, तो ये हो गया कोरोजन। कोरोजन का है क्या, कोरोजन कुछ नहीं है, धातु मेटल्स होते हैं ना, धातु के ऊपर जंग लग जाना, धातुओं पे जंग लग जाने को ही बोलते हैं कोरोजन। अब देखो एक चीज देखो, जब धातुओं पे जंग लगता है, लोहे के ऊपर जब जंग लग गया या कोई दूसरे धातु है उनके ऊपर अगर जंग लग जाता है तो वो धातु खराब हो जाते हैं। सुनाया, धातु क्या हो जाता है, खराब। तो एक्चुअली में जो कोरोजन की डेफिनेशन तुम देखोगे तो कोरोजन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से मिलेगी कि, हाँ तो देखो डेफिनेशन कुछ इस तरह से मिलेगी, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन देयर सरफेस। ठीक है, तो देखो ये डेफिनेशन है, समझ में नहीं आ रही डेफिनेशन क्या है, इसलिए मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया है कि कोरोजन क्या होता है, धातुओं पे जंग लग जाना। ठीक है, और देखो अब एक चीज, धातुओं पे जंग लगता कब है। ठीक है, धातुओं पे जंग लगता कब है, धातुओं पे जंग तब लगता है जब धातु ऑक्सीजन, पानी और दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। सुनवाया, ऑक्सीजन, पानी और दूसरे केमिकल के साथ जब रिएक्ट कर लेते हैं तो उनके ऊपर जंग लग जाता है। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है ऐसी। अब देखो जंग लगने पे, यानी कोरोजन की मोस्ट कॉमन फॉर्म, देखो कोरोजन बहुत सारे मेटल में होता है, सिल्वर में होता है, एल्युमिनियम में होता है, कॉपर में भी होता है, लेकिन हमने आमतौर पर देखा नहीं होता। हमने जो आमतौर पर कोरोजन देखा होता है यानी संचालन देखा होता है वो लोहे का संचालन देखा होता है। समझ, लोहे पे लग जाता है ना जंग, तो वो हमने अपनी आम जिंदगी में देखा होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं जंग लगने की केमिकल इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, जरा देखो इसको। हाँ, तो देखो बच्चों, ये मैंने जंग लगने की इक्वेशन लिख दी है। लोहे में मिल गया हवा के साथ मिल गया पानी, और ये बन गया जंग। देखो जब जंग लग जाता है, जो देखो लोहा एक अलग चीज है और जंग एक अलग चीज है, लोहा एक अलग चीज है, जंग एक अलग चीज है। जब जंग नहीं लगता तो वो होता है खाली लोहा Fe, और जब जंग लग जाता है तो वो ये बन जाता है, देखो Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक, हाँ एक चीज मैं बता रहा हूं, लोहे पे जंग लगने को बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है ना, लोहे पे जंग लगने को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, यानी लोहे पे जो कोरोजन हो रहा है उसको रस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि लोहे पे जंग लगने के लिए क्या चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब क्या चीजें मस्ट है, उन चीजों के बिना जंग लगेगा नहीं। तो देखो सबसे पहले तो जिस चीज पे जंग लग रहा है वो चीज होनी चाहिए, यानी वो मेटल होना ही चाहिए। सुनवाया, मेटल होना चाहिए जिसपे जंग लग रहा है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ साथ पानी होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें होंगी तभी क्या होगा, जंग लगेगा। अगर ये तीनों चीजें हैं, इसके सिवा ये तीनों चीजों में से कोई एक चीज नहीं है तो तब जंग नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो बात समझ में आ रही है। तुम ये सोचोगे यार ये पानी कहां से आता है, जैसे तुमने अपने घर में लोहा देखा होगा, मचान वगैरह पे होते हैं ना वो लोहे के वो गाटर वगैरह होते हैं कुछ, तो उनमें अक्सर जंग लग जाता है। ठीक है, शायद तुमने देखा होगा, जो 20-20, 30-30 साल पुराने घर है उनमें देखा होगा। ठीक है, तो अब तुम ये चीज बताओ यार कि तुम ये चीज मतलब समझ में आ रही है ना तुम्हारे, ये चीज अगर तुम्हारे दिमाग में आ रही है कि लोहा तो ऊपर रखा होता है, हमारा छत पे होता है, तो मतलब छत पे नीचे की तरफ होता है ना यार। देखो ये छत है, ये नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे यूं पंखा लटका हुआ है, यहाँ पे ये गाटर होते हैं, तो यहाँ पे पानी कहां से आया। ठीक है, अगर जंग लगने के लिए हमें चाहिए हवा यानी ऑक्सीजन, लोहा और पानी, तो देखो लोहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन भी है यहाँ पे, हवा में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे पानी कैसे आया, समझाया ना। तो देखो यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे ये वाला पानी नहीं चाहिए जो लिक्विड फॉर्म में है, जरूरी नहीं है, पानी गैस की फॉर्म में भी हो सकता है। यानी पानी, देखो तुम इस चीज को ध्यान से समझो, तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि पानी एनी टाइम कमरे के अंदर हवा में मौजूद होता है, मिक्स होता है। समझ में आया, ये मैं हवा में इधर कर रहा हूं ना, हाथ चला रहा हूं इधर। ठीक है, तो ये इस हवा के अंदर अभी पानी है, भले से बहुत थोड़ा सा है लेकिन पानी है, और वो पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो पानी गैस की फॉर्म में है। ठीक है, अभी देखो इसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन आता है, बड़ा ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। देखो मैं दो जगह लेता हूं, एक जगह है चेन्नई, ठीक है, और एक जगह है राजस्थान। चेन्नई है और राजस्थान, देखो चेन्नई और राजस्थान है। मैं कह रहा हूं इतना बड़ा अगर लोहे का पीस दोनों जगह पे है, इतना बड़ा लोहे का पीस दोनों जगह पे है, सेम घर है यार, चलो मतलब एक घर के किचन में रखा हुआ है इतना बड़ा पीस, ये लोहे का पीस, ये लोहे का पीस, तो कहां जंग जल्दी लगेगा, चेन्नई में जल्दी लगेगा या राजस्थान में जल्दी लगेगा। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, दोनों जगह लगेगा सेम, मतलब कहां जल्दी लगेगा, चेन्नई में क्यों जल्दी लगेगा।
पानी की मात्रा ज्यादा है। हाँ ठीक है, चलने में पानी ठीक है ना। देखो अब मेरी बात सुनो, चेन्नई में जंग जल्दी लगेगा, राजस्थान में जल्दी लगेगा। देखो मेरी बात सुनो, मैंने भी क्या बताया, जंग लगने के लिए क्या चीजें चाहिए, एक तो लोहा चाहिए, खुद लोहा या मेटल, तो यहाँ पे लोहा तो है, ठीक है। हवा में ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दोनों हवा में, ठीक है। अब देखो अब चीज आती है तीसरी चीज, पानी भी तो चाहिए होता है, पानी भी चाहिए होता है। देखो यार राजस्थान की जो हवा होगी वो गर्म होगी बहुत, राजस्थान में नदियां वगैरह नहीं है ना, तो राजस्थान की हवा के अंदर पानी मिक्स कम होगा। यार देखो जैसे ये राजस्थान की हवा ये रही, इसके अंदर एक दो बूंदे पानी की होंगी, ठीक है। लेकिन चेन्नई जो है, चेन्नई समुद्र के पास है, जब चेन्नई समुद्र के पास है तो चेन्नई की हवा में पानी ज्यादा होगा। तो देखो ये अगर चेन्नई की हवा है तो यहाँ पे इसके अंदर पानी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे पानी ज्यादा होगा तो काफी obvious सी बात है, चेन्नई में जंग जल्दी लग जाएगा, राजस्थान में जंग उतनी जल्दी नहीं लगेगा। समझ में आ रही नहीं ये चीज, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर। देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि दिल्ली में चाय जल्दी बनेगी या शिमला में जल्दी बनेगी। हाँ तो देखो अभी यहाँ पे अगले टॉपिक आने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कोरोजन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारे डेली लाइफ में इफेक्ट क्या है। पहला इफेक्ट हमने पढ़ा है कोरोजन यानी संक्षारण। संक्षारण है क्या, धातु के ऊपर जंग लग जाना, धातु के ऊपर जंग लग जाना, इसको बोलते हैं संक्षारण। और धातु के ऊपर जंग कब लगता है, जब धातु ऑक्सीजन, पानी और किसी दूसरे पदार्थ के साथ रिएक्शन कर लेता है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। समझाया। अब यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन जो फॉर्म थी हमारी जंग लगने की वो हमने पढ़ी थी अभी, लोहे पे जंग लग जाना, ठीक है ना। लोहे पे जंग लग जाना उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब लोहे पे जंग लगने की कंडीशन क्या है, मस्त सबसे पहले लोहा होना चाहिए, फिर पानी होना चाहिए यानी H2O, चाहे वो गैस फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन। अगर ये तीनों चीजें होंगी तभी जंग लगेगा, उसके बिना जंग नहीं लगेगा, ठीक है। आए सुनो, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू कोरोजन। देखो क्या मतलब है इसका, पहले हिंदी में समझा देता हूँ। संक्षारण के कारण वित्तीय हानि, इसका मतलब ये है कि संक्षारण की वजह से जो नुकसान होता है, यार संक्षारण हो गया ना, संक्षारण की वजह से जो नुकसान होता है उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो काफी obvious सी बात है, मुझे सिंपल सी चीज बताओ, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये तुम्हारे घर की छत है, ठीक है, ये यहाँ पे पंखा लटका हुआ है, यहाँ पे ये गाटर लगा हुआ है। अब मान लो इस पे गाटर पे जंग लग गया, गाटर कमजोर हो गया, तो छत गिरने का खतरा है नहीं है, तो फिर तुम क्या करोगे, जैसे तुम्हें लगेगा कि ये गाटर थोड़ा कमजोर हो गया, तुम उस पर दोबारा लगाओगे, यानी दोबारा से 15-20 हजार रुपए का खर्चा करोगे उसके ऊपर। समझ में आ रही है ना। तो ये जंग लगने के कारण तुम्हें खुद नुकसान हो रहा है ना, पर्सनली जंग लगने के कारण नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो जंग लगने के कारण नुकसान होता है, लेकिन देखो 15-20 हजार के बहुत छोटे छोटे से खर्चे हैं, ठीक है, बहुत मतलब पिद्दू से खर्चे, इत्तू से खर्चे। यहाँ पे हम बहुत बड़े खर्चों की बात कर रहे हैं जो करोड़ों में होते हैं, करोड़ों में, ठीक है। तो देखो एक चीज मुझे बताओ, एक चीज देखो, जहाज देखा तुमने, पानी का जहाज, पानी का जहाज मतलब जैसे वो फिल्म में आई थी ना वो, चलो यार फिल्म को छोड़ो यार, टाइटैनिक वगैरह को देख लो, पानी के जहाज कितने बड़े बड़े होते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं पानी के जहाज। तुम यकीन नहीं करोगे, पानी के जो जहाज होते हैं ना, लंबाई में ट्रेन से भी लंबे लंबे होते हैं, ठीक है ना, ट्रेन से भी लंबे लंबे होते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े बड़े होते हैं पानी के जहाज। तो पानी के जहाज बने हुए किससे होते हैं, पानी के जहाज बने होते हैं रुई से, है ना, रुई से बने होते हैं पानी के जहाज, लोहे से। पानी के जहाज बने होते हैं मेटल से, ठीक है, पानी के जहाज धातु से बने होते हैं। तो देखो तुम्हें पता होना चाहिए, पानी के जहाज जो होते हैं ना, उनका एक बहुत अच्छा खासा हिस्सा पानी के अंदर रहता है, ये वाला हिस्सा देखो पानी के अंदर रहता है, समझ। तो देखो जब ये हिस्सा पानी के कांटेक्ट में है, पूरे साल पानी के कांटेक्ट में रहेगा, तो इस पे जंग लग जाता है, इन पे लग जाता है जंग। जंग लगने के कारण ये नीचे का हिस्सा जो होता है ना, ये हर साल बदलना पड़ता है, मतलब हर साल, हर एक टाइम में, मतलब हर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ये बदलना पड़ता है। और पानी के एक जहाज नहीं है दुनिया में, पानी के बहुत जहाज है और कई सरकारी जहाज है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का चूना लग जाता है, क्योंकि एक पानी का जहाज कहीं नीचे का हिस्सा बदलने में करोड़ों रुपए आते हैं। अब गवर्नमेंट के पास मान लो 1000 जहाज है, 2000 जहाज है, तो मतलब कितना ज्यादा चूना लग जाएगा गवर्नमेंट को, समझ में आ रही है ना। तो ये चीज देखो, कोरोजन के कारण कितना नुकसान हो रहा है, ये एक ही चीज है, ठीक है ना। अभी एक ही एग्जाम्पल बताए, ये काफी है, ठीक है, इसके अलावा कोई आता भी नहीं है, बहुत कम चांस है, मतलब इसके अलावा कोई और आ जाए तो। अब तो देखो बच्चों, अब आता क्वेश्चन के हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, यानी संक्षारण को रोकने का उपाय, किस तरह से हम संक्षारण को होने से रोक सकते हैं, ठीक है, किस तरह से संक्षारण को होने से रोक सकते हैं, या फिर इसको सिंपल भाषा में समझो, लोहे पे जंग लगने से किस तरह से रोक सकते हैं, या फिर किसी अन्य धातु पे जंग लगने से किस तरह से हम रोक सकते हैं। देखो काफी obvious सी बात है, लोहे पे जंग लग क्यों रहा है, लोहे पे किसी और धातु पे जंग लग क्यों रहा है, जब उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन और पानी के साथ क्या धातु पे जंग लगता क्यों है, धातु पे जंग लगता है जब धातु किसके संपर्क में आ जाता है, ऑक्सीजन, और पानी के साथ संपर्क में आकर उसके साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन कर लेता है, तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। अब देखो अगर हम उस मेटल का संपर्क
उस मेटल का संपर्क तोड़ दे, ऑक्सीजन पानी ऑक्सीजन और पानी के साथ आने से तोड़ दे, तो क्या होगा, जंग भी नहीं लगेगा। तो कैसे तोड़ सकते हैं हम? काफी ऑब्वियस बात है यार। देखो ये लोहा है, मान लो ये लोहा है, मैं लोहे पे पेंट कर देता हूं। अब ऑक्सीजन इसके ऊपर आना चाह रहा है, तो ऑक्सीजन को तो कहां से गुजरना पड़ेगा? पेंट के ऊपर से गुजरना पड़ेगा ना। तो पेंट को तो चीर नहीं पाएगा, तो यहाँ पे लोहे का संपर्क टूट गया ऑक्सीजन से और पानी से, तो लोहे पे जंग लगेगा? जंग भी नहीं लगेगा। तो समझ में आई ना। तो देखो जंग लगने के संचालन को रोकने का एक उपाय तो तुम्हें पता चल गया कि क्या करके, पेंट करके। क्या करके? पेंट करके। ठीक है, हम किसी चीजों के ऊपर पेंट कर देते हैं, यानी लोहे की चीज के ऊपर या धातु की चीज के ऊपर पेंट कर देंगे तो संचालन रुक जाता है। ठीक है, नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ग्रीस करके। ठीक है ना, ग्रीजिंग बाय ग्रीजिंग, ग्रीजिंग करके। ग्रीस तो यार समझते होंगे तो ना तुम, ग्रीस वो शटरों में जो लगता है। ठीक है, अगर जब हम ग्रीस कर देते हैं, धातु के ऊपर ग्रीस कर देंगे ना, तो क्या होता है, वही चीज होती है, धातु का संपर्क टूट जाता है ऑक्सीजन और पानी से, तो धातु के ऊपर वो अटैक कर नहीं पाते हैं, धातु के साथ नहीं जुड़ पाते हैं वो, तो क्या होगा, संचालन भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कोरोजन भी नहीं होगा। तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज यहां पे है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, हिंदी में भी इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण, तो गैल्वनी नाम सेम है हिंदी में और इंग्लिश में। गैल्वनीकरण इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? कुछ नहीं है गैल्वेनाइजेशन, अभी मैंने बताया ना, पेंट। गैल्वेनाइजेशन पेंट कर देना है, किसका? जिंक का। ठीक है, जिंक का पेंट करने को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, पेंट या कोटिंग। यार एक बात बताओ, ये धातु है, ठीक है, ये क्या है? मान लो सपोज ये जो बोर्ड तुम्हें दिख रहा है ये धातु है, अगर मैं इस पे सिंपल पेंट कर देता हूं ऐसा ही, तो ये क्या कहलाएगा? ये पेंट कहलाएगा। अगर मैं इसको ऊपर जिंक का पेंट कर दूंगा तो ये कहलाएगा गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जब मैं इसका गैल्वेनाइजेशन कर दूंगा तो वही होगा, गैल्वेनाइजेशन कर दूंगा तो लोहे के ऊपर क्या चिपक जाएगा? जिंक चिपक जाएगा लोहे के ऊपर। जब लोहे के ऊपर जिंक चिपक जाएगा तो अब ऑक्सीजन और पानी लोहे के पास नहीं आ पाएंगे, तो उसका संचालन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज यहां पे ध्यान दो, मैं लोहा बोल रहा हूं तो इसका मतलब यह है कोई सा भी धातु। मैं एग्जांपल के लिए लोहा बोल रहा हूं क्योंकि लोहा तुमने आमतौर पर ज्यादा देख रखा होता है। ठीक है ना, जब मैं यहाँ पे लोहा बोल रहा हूं तो लोहे का मतलब समझो कोई सा भी धातु, तो वो चीज लोहे के लिए भी वैलिड है और कोई दूसरे धातु यानी दूसरे मेटल के लिए भी वैलिड है। ठीक है, ये हो गए 3 पॉइंट, पेंट, ग्रीजिंग, ऑयलिंग, और क्या था? ऑयलिंग। हाँ, चौथा पॉइंट है, ये कम यूज होता है वैसे, ऑयलिंग। ऑयलिंग का मतलब तेल की एक परत चढ़ा देना। ठीक है, मतलब तेल की भी एक परत चढ़ा देना। कुछ ऐसे तेल होते हैं यार, मैं ये नहीं कह रहा कि सरसों का तेल है या मिट्टी का तेल है, कुछ तेल ऐसे होते हैं जो मेटल के ऊपर लगा देते हैं तो वो चिपक जाते हैं। ठीक है, मेटल के साथ मतलब अच्छे कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, तो लोहा मतलब जो होता है ना, मतलब मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में नहीं आ पाता। ठीक है, ये 4 पॉइंट थे। अब देखो यहाँ पे हमारा कोरोजन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है रेंसिडिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट। हाँ, तो बच्चों भी हमारा अगला पॉइंट आता है रेंसिडिटी, यानी विकृत गंधिता। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको समझो, रेंसिडिटी है क्या? अगर मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो रेंसिडिटी होता है खाने का सड़ जाना। ठीक है, कभी देखा होगा खाना सड़ जाता है, बेकार हो जाता है, बदबू आने लग जाती है, तो उसी को बोलते हैं ये रेंसिडिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। देखो अब ये होता क्यों है? अब बात आती है ये होता क्यों है? तो ये होता इसलिए है, खाने के अंदर तेल होता है, खाने के अंदर फैट होता है, नहीं होता? फैट होता है, तेल होता है। तो खाने के अंदर जो फैट और तेल होता है उसके अंदर ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है, यानी पर्यावरण का ऑक्सीजन उनके अंदर आकर जुड़ जाता है, उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, यानी उसका कर देता है ऑक्सीडेशन, तो जिसकी वजह से खाना सड़ जाता है। सुनवाया, खाने के अंदर मौजूद फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से खाना सड़ जाता है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। अब बात आती है ऑक्सीजन जुड़ेगा कैसे? ऑक्सीजन जुड़ेगा हवा में से। यार हवा में तो ऑक्सीजन है ना, यहाँ वहां पे ऑक्सीजन है नहीं है? अगर मैं खाना यहाँ पे रख दूंगा 2-3 दिन तक तो वो क्या हो जाएगा? वो सड़ जाएगा। क्यों? यहाँ पे मौजूद ऑक्सीजन फैट के साथ मिल जाएगा, खाने के अंदर मौजूद फैट के साथ मिल जाएगा और उसको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, तो उसको सड़ा देगा। ठीक है, ये हो गया विकृत गंधिता। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो यहाँ, तो यहाँ पे विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी समझ में आया ना, यानी खाने का सड़ जाना। अब देखो यहाँ पे वही पॉइंट आता है कि खाने के सड़ने को कैसे रोकें, यानी हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी, या रेंसिडिटी को रोकने के उपाय, विकृत गंधिता को रोकने का उपाय। तो देखो यहाँ पे 5 उपाय हैं। सबसे पहला उपाय ये है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक डालकर। देखो क्या होता है एक्चुअली, तो जैसे कोई खाना है, ठीक है ना, तो खाने को अगर मैं यहाँ पे हवा में रख दूंगा तो वो सड़ जाएगा 1 या 2 दिन बाद। ठीक है, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिसको खाने के अंदर मिला देते हैं ना, तो वो खाने का ऑक्सीडेशन होना रोक देते हैं, यानी खाने को सड़ने से बचा देते हैं। ये जिंदगी भर तक नहीं बचाएंगे, कुछ दिन के लिए बचाएंगे। यानी अगर ये खाना 2 दिन में सड़ रहा है तो
यहाँ पे मैंने अगर उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया, प्रतिऑक्सीकारक डाल दिया, तो जो खाना 2 दिन में सड़ रहा है वो 6-7 दिन तक मतलब चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बड़ी बड़ी कंपनियां ना यही करती हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि लेस का पैकेट होता है, लेस कुरकुरे वगैरह ये सब होते हैं, तो उसके अंदर ना ये एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, ठीक है ना, खाने को सड़ने से बचाने के लिए। सुना है? तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट ये है, एक है BHA और एक है BHT, ठीक है। ये बस एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ठीक है, आएगा नहीं, कभी कभार आ भी जाता है, फुल फॉर्म नहीं आती, बस ये बता देना BHA और BHT, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 2, स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, यानी खाने को फ्रिज में रखना। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में, यार इससे तो आप भली भांति जानते ही होंगे यार, हमारे घर में हम खाना फ्रिज में क्यों रख देते हैं, क्योंकि खाना सड़ता नहीं है, ठीक है ना। अब देखो फ्रिज में रखने से खाना क्यों नहीं सड़ता, तो काफी ऑब्वियस सी बात है, देखो क्योंकि खाने को ना ठंडक मिलती है वहां पे। अभी देखो यहाँ पे ये चौथा पॉइंट भी है ना, उसी से रिलेटेड है। देखो फ्रिज के अंदर क्या होता है, पहली बात तो फ्रिज के अंदर ठंडक होती है, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2, फ्रिज के अंदर ऑक्सीजन गैस भी नहीं होती। फ्रिज के अंदर यार फ्रिज एकदम बंद रहता है ना, फ्रिज के अंदर ऑक्सीजन गैस कहाँ रहेगी, बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन गैस रहेगी, वो भी ठंडी होने की वजह से, मतलब उसके अंदर का माहौल ठंडा होने की वजह से खाने को सड़ा नहीं पाती। तो यहाँ पे 2 पॉइंट समझ में आया ना। पहला, खाने को सड़ने से कैसे रोके, एंटीऑक्सीडेंट जोड़ के, एंटीऑक्सीडेंट डाल के, तो एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे तो खाने को सड़ने से बचा लेता है वो। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा, खाने को फ्रिज में रखने से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीसरा आता है, स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर, इसका मतलब क्या है, खाना या जिस किसी भी चीज को हमें सड़ने से बचाना है, ठीक है, यानी खाने के जिस किसी भी चीज को हमें सड़ने से बचाना, उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दे। देखो एयर टाइट कंटेनर क्या होता है, एयर टाइट कंटेनर एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर ना हवा आ सकती है ना उसके अंदर से हवा जा सकती है, ठीक है। देखो काफी ऑब्वियस सी बात है, अगर खाने को मैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दूंगा तो उसके अंदर हवा नहीं जा पाएगी ना, उसके अंदर हवा नहीं जा पाएगी तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन उसके अंदर मौजूद फैट और ऑयल के साथ रिएक्शन करके उसको सड़ा भी नहीं पाएगा, ठीक है, समझ आया नहीं। पॉइंट नंबर 4 है, कीप अवे फ्रॉम द हीट, यानी गर्मी से दूर रखना। यहाँ पे ना हीट के अलावा ना यहाँ पे लाइट भी यूज करते हैं, ठीक है, कुछ बुक्स में यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है, कीप अवे फ्रॉम हीट या लाइट, ठीक है ना। हीट मैंने अपने पास से बताया। यार एक काफी ऑब्वियस सी बात बताओ, दूध का सड़ना, चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, दूध गर्मी के दिनों में जल्दी सड़ जाता है या सर्दी के दिनों में? गर्मी। कोई सा भी खाना गर्मी के दिनों में जल्दी सड़ जाता है, सर्दी में इतनी जल्दी सड़ता नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा गर्म मौसम होगा वो उतनी जल्दी खाना सड़ेगा। तो यहाँ पे यही तो है, कीप अवे फ्रॉम द हीट, गर्म जगह से खाने को तुम दूर रख दो, गर्म जगह से खाने को दूर रख दोगे, इसका मतलब खाने को तुम ठंडी जगह में रख दोगे, तो ठंडी जगह में खाने को रख दोगे तो खाना सड़ने में देरी लगाएगा, ठीक है ना, टाइम लगाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी भर तक खाना सड़ेगा नहीं, ठंडी जगह पे रख दोगे तो सड़ेगा तो फिर भी, लेकिन अगर गर्मी से वो 1 दिन में सड़ रहा है तो अगर वहां पे अगर तुम ठंडी जगह पे रख दोगे तो वो वहीं पे 3, 4, 5 दिन ले लेगा, ठीक है। आए समझ में? अब देखो यहाँ पे 5वां लास्ट पॉइंट है, पैक्ड विद नाइट्रोजन गैस, यानी नाइट्रोजन गैस के साथ पैक कर देना। तो देखो क्या होता है नाइट्रोजन, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, खाना कब सड़ता है, जब ऑक्सीजन गैस उसके अंदर, खाने के अंदर मौजूद फैट और ऑयल के साथ रिएक्शन कर लेती है, उनको ऑक्सीडाइज कर देती है, तो खाना सड़ जाता है। तो ऑक्सीडेशन गैस यहाँ पे रिएक्शन कर रही है। जब किसी भी चीज को हम नाइट्रोजन गैस के साथ पैक कर देते हैं ना, पैक करने का मतलब समझो, देखो लेस तुमने देखा होगा, लेस और कुरकुरे, उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो हवा होती है ना वो ऑक्सीजन नहीं होती, वो नाइट्रोजन होती है, ठीक है। क्यों होती है वो, मतलब उसमें अच्छी खासी गैस होती है, वो नाइट्रोजन होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस रिएक्शन नहीं करती। लेस का चिप्स रखा हुआ है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस चिप्स के साथ रिएक्शन नहीं करेगी तो उसको सड़ाएगी भी नहीं, समझ में आया। तो यहाँ पे 5वां पॉइंट था, पैक्ड विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस को के साथ पैक कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे पीछे हमारी एक रिएक्शन बाकी थी, मैंने बताया था 2 रिएक्शन थी ना, वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो 2 रिएक्शन बतानी है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जरूरी क्वेश्चन आंसर करेंगे जो तुम्हारे बोर्ड लेवल में आएगा, ठीक है ना, बोर्ड में जो आएंगे, एग्जाम में जो भी आएंगे, ठीक है। और एक बहुत जरूरी चीज ये भी है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए या हमारा और ज्यादा फायदा उठा सको, तो इसके लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में हम और ज्यादा फन एक्टिविटी करते रहते हैं, मैं पोल करता रहता हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर पूछता रहता हूँ, फन एक्टिविटी हम करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक हमने क्वेश्चन पूछा था कि 4/2 और 4/8 इनमें से कौन बड़ा होगा, ठीक है। मतलब ये छोटे छोटे से क्वेश्चन जिससे आपका एप्टीट्यूड भी बनता है, थोड़ा स्किल भी डेवलप होती है, ठीक है। तो 4/2 और 4/8 में कौन बड़ा होगा, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछता रहता हूँ, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन मैंने ये भी पूछा था कि अगर मैं 10 को डिवाइड कर दूंगा हाफ से, 10 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ हाफ से, तो आंसर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत से लोगों ने ये आंसर दिया था, 10 को हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो बहुत से लोगों ने आंसर दिया था 5, जबकि एक्चुअली इसका आंसर, सही आंसर है इसका 20,
ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम पूछते रहते हैं, तो ज्वाइन कर लेना हमारा ग्रुप, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है उसमें।